हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल लॉ विद ललित में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैरिज क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं मुस्लिम मैरिज में। तो अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी मुस्लिम मैरिज कितने टाइप की होती है। जनरली ये 4 टाइप की होती हैं: वैलिड, वॉइड, इरेगुलर और मोटा मैरिज। जो ये जो 3 होती हैं ये होती हैं सुन्नी सुन्नी लॉ में। जो वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर मैरिज आती है सुन्नी लॉ में, और सुन्नी लॉ में आती है। और जो इरेगुलर मैरिज है वो शिया लॉ में कंसीडर नहीं की जाती। तो शिया लॉ में भी 3 टाइप की मैरिज आती है: एक वैलिड, दूसरी वॉइड और तीसरी मोटा। तो हम कह सकते हैं कि सुन्नी लॉ में सिर्फ 3 टाइप की मैरिज है: वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर। और शिया मुस्लिम लॉ में वैलिड, वॉइड एंड मोटा मैरिज। और अब हम हर टाइप की मैरिज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वैलिड मैरिज, जिसको उर्दू में शाही भी कहते हैं। तो वैलिड मैरिज क्या होती है? जिसमें कोई भी लीगल तौर पे जो वैलिड मानी हो, जिसमें कोई भी लीगल डिसेबिलिटी ना हो, हर टाइप की जो प्रोविजन है वो ना हो। लाइक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट प्रोविजन, डायरेक्टली प्रोविजन, रिलेटिव प्रोविजन और प्रोहिबिटेड इनकैपेसिटी। तो उस टाइप की कोई भी जो है वायलेशन ना हुआ हो, वही जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाती है, जिसमें कोई भी कानूनी तौर से कोई भी अड़चन ना आई हो। तो अब एसेंशियल क्या थे हमारे वैलिड वैलिड मैरिज के लिए? पार्टी कम्पिटेंट। जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो जो पार्टी है जो शादी में एंट्री कर रहे हैं वो कम्पिटेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कम्पिटेंट से मतलब है एज, पॉवर्टी और साउंड माइंड। यानी कि जो भी पर्सन पार्टी में जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन आपस में शादी में एंट्री कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो एज उसकी पूरी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी को अचीव कर चुके हों, मैच के हों। जो लॉ के अकॉर्डिंग जो एज है वो उनकी अचीव होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी मैंने जैसे ही बताया था कि पॉवर्टी क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें जो दो वयस्क हैं आपस में इतनी एज अचीव कर चुके होते हैं कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। और साउंड माइंड, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए। और सेकंड है फ्री कंसेंट, यानी कि इसमें जो है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए एक प्रकार से। मतलब कि कोई किसी को फ्रॉड तरीके से, किसी को जोर जबरदस्ती से हाँ ना करवाई गई हो शादी के लिए। अगर स्टूडेंट वो माइनर है, अगर जो लड़का है या लड़कियां अगर माइनर है तो उनके गार्जियनशिप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गार्जियनशिप की जो भी कंसर्ट होनी चाहिए वो विदाउट फ्रॉड होनी चाहिए, विदाउट फ्रॉड के और जोर ज़बरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है फॉर्मेलिटीज़। तो एक मुस्लिम मैरिज के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो ज़रूर वो होनी चाहिए, ज़रूर उसको पूरा किया गया हो। लाइक फॉर्मेलिटीज़ में क्या आता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि फर्स्ट जो फॉर्मेलिटी एक ही पार्टी की तरफ से ऑफर किया हुआ हो, उसी को ही एक्सेप्ट किया गया हो, उस पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट करे। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये एक वन मीटिंग में ही होनी चाहिए, यानी कि जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। अगर अगली मीटिंग में होता है या बाद में एक्सेप्ट किया जाता है तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती। उसके बाद है तीसरा विटनेस। जो तीसरा है कि उसमें विटनेस का जो सुनील है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2 मेल विटनेस या 1 मेल विटनेस, और नहीं तो 2 फीमेल विटनेस का होना जरूरी है। अगर ये विटनेस एट ए टाइम ऑफ मैरिज प्रेजेंट नहीं है तो उस मैरिज को भी इनवैलिड माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं एब्सेंस ऑफ प्रोविजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रोविजन का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइक जैसे एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन जो कॉन्सैनिटी से, एफिनिटी से या फोस्टर ब्रदर से, उस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल
होती हैं तो तभी वो मैरिज वैलिड मानी जाती है। अब हम बात करेंगे लीगल कॉन्सिस के बारे में, जो एक कानूनी रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, एक वैलिड मैरिज का क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वैलिड, यानी कि आफ्टर जो एक वैलिड मैरिज होती है उसके बाद जो शारीरिक संबंध या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो वैलिड माना जाता है। उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक कानूनी रूप से जायज़ माना जाएगा, उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी पे पूरा राइट होगा। उसके बाद वाइफ एंटाइटल टू डॉवर एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो एक वैलिड मैरिज है उसमें जो वाइफ है वो पूरी हकदार होगी मेंटेनेंस के लिए, भरण पालन पोषण के लिए, और एज ए डावर के लिए जो मुस्लिमों में एट ए टाइम ऑफ मैरिज एक डावर दी जाती है एज ए कंसिडरेशन, एज ए रिस्पेक्ट टू द वाइफ। तो वाइफ को कुछ इसमें राइट्स वगैरह दिए होते हैं कि एंटाइटल टू डावर एंड मेंटेनेंस, यानी कि अगर मतलब उसका पूरा भरण पालन पोषण करना हस्बैंड की जिम्मेवारी है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना एक हस्बैंड की जिम्मेवारी है। इसके अलावा अगर अब हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ है या दूसरी लड़की से शादी कर लेता है तो वो हस्बैंड को कह सकती है एक सोने के लिए अलग अपार्टमेंट के रूप में। इसके अलावा अपने जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको मिलने के लिए एक मिलने भी जा सकती है, जो उसके राइट है। फोर्थ पॉइंट में है वाइफ इद्दत ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, बाय चांस कोई भी मैरिज अगर डिसोल्यूशन हो जाती है बाय मीन्स ऑफ डिवोर्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वाइफ को अगर अगली शादी करनी है किसी और से तो उसको इद्दत का फॉलो करना पड़ता है। तो ये उसके कानूनी प्रभाव है एक वैलिड मैरिज के। अब हम बात करेंगे वॉइड मैरिज के बाद। अब हम बात करेंगे वॉइड मैरिज की, जिसको हम उर्दू में बातिल भी कहते हैं, ठीक है। तो वॉइड मैरिज जनरली क्या होती है, जिसमें कोई भी नो लीगल रिजल्ट, मतलब जिसका कानूनी रूप से जो वैध नहीं मानी जाती, कोई भी लीगल रिजल्ट नहीं होता। इसमें जनरली क्या होता है, वायलेशन ऑफ एसेंशियल्स, जो मेन रिक्वायरमेंट होती है मुस्लिम लॉ के लिए जो जरूरी होती है उन सब का वायलेशन होता है इसके अंदर। तो ये प्रकार से कानूनी रूप से नहीं मानी जाती, बिल्कुल वॉइड होती है। लाइक जो एसेंशियल्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनकैपेसिटी, लाइक एब्सोल्यूट कैपेसिटी जो हमने बताई थी आपको, लाइक ब्लड रिलेशन टाइप होते हैं, जैसे बाय मीन्स ऑफ कॉन्सैन्युइटी, एफिनिटी और फॉस्टर मदर, जो हमने पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉइड मैरिज जो है सुन्नी और शिया लॉ में किस किस जो मतलब कैसे मानी जाती है, इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सुन्नी लॉ में क्या है, वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, यानी कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का सुन्नी लॉ के अंदर अगर वायलेशन होता है तो वो जो मैरिज है वो वॉइड मानी जाती है। लेकिन अगर सुन्नी लॉ के अंदर रिलेटिव इनकैपेसिटी, अगर रिलेटिव इनकैपेसिटी का वायलेशन होता है तो वो मैरिज मानी जाती है इर्रेगुलर, ठीक है। तो वो मैरिज जो है अगर रिलेटिव इनकैपेसिटी का वायलेशन होता है तो सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग वो मैरिज इरेगुलर मानी जाती है, जबकि शिया लॉ में चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव इनकैपेसिटी हो, हर किसी भी कंडीशन में वो वॉइड मानी जाती है। तो इरेगुलर वो टाइप की मैरिज होती है जिसमें कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, कुछ बाहर करती हैं, मतलब कि प्रतिबंध लगाती हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो मैरिज नहीं हो पाएगी। अगर बाद में अगर वो कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है तो वो मैरिज वैलिड हो जाती है। तो शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो है वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, ठीक है। और सेकंड है मैरिज विद वाइफ ऑफ अदर पर्सन, यानी किसी दूसरे की पर्सन से अगर शादी की जाती है वो मैरिज भी इनवैलिड मानी जाती है। थर्ड है वाइफ विद फिफ्थ मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, जो मुस्लिम्स है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 शादियां वो कर सकते हैं, अगर फिफ्थ वाइफ अगर 5वीं शादी वो करते हैं वो भी इनवैलिड मानी जाती है। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, यानी कि हज की यात्रा की तरफ अगर कोई मुस्लिम शादी करता है तो शिया के अकॉर्डिंग वो इनवैलिड मानी जाती है, जबकि सुन्नी के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस में वो शादी कर सकते हैं। आगे वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, अगर कोई भी वुमेन इद्दत कर रही है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन से शादी कर लेती है इद्दत के टाइम में तो वो मैरिज भी इनवैलिड मानी जाती है या वॉइड मानी जाती है।
अब हम बात करें वॉइड मैरिज की, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, जो लीगल प्रभाव होते हैं, कानूनी प्रभाव, उसके बारे में बात करेंगे। तो वॉइड मैरिज में सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अनलॉफुल माना जाता है, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या शारीरिक संबंध वगैरह जो बने हैं वो अनलॉफुल है, उनको कानूनी रूप से वैधता नहीं दी गई है। सेकंड है चिल्ड्रन, जो यहाँ से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो बच्चा पैदा होगा वो भी एक प्रकार से कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता। तीसरा है नो राइट्स एंड ड्यूटीज, इसमें कोई भी हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे के प्रति कोई भी अधिकार या कर्तव्य वगैरह नहीं होते, वो एक प्रकार से वो फ्री है एक प्रकार से अकॉर्डिंग टू वॉइड मैरिज। नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, इसमें वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होती, ना ही डावर के लिए। तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती हस्बैंड की अपने वाइफ के प्रति, और पार्टी कैन सेपरेट विदाउट डिवोर्स, यानी कि पार्टी जो हस्बैंड और वाइफ हैं कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं वॉइड मैरिज में, इवन बिना डिवोर्स के। अब हम बात करेंगे रेगुलर मैरिज की। रेगुलर मैरिज एक प्रकार की वो टाइप की मैरिज होती है जिसमें दो पर्सन आपस में शादी कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो जो शादी है ना वो वैलिड भी नहीं मानी जाती, वॉइड भी नहीं मानी जाती, यानी कि अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है अगर आने वाले टाइम में उसको रिमूव हो सकते हैं, अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो उसके बाद उस मैरिज को वैलिड माना जाता है। तो क्या कहते हैं, रेगुलर मैरिज क्या होते हैं कि इनकम्प्लीट मैरिज होती है, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसके कारण वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी वो शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो इरेगुलरिटीज रिमूव की जा सकती हैं, मतलब कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें इरेगुलरिटी रिमूव की जा सकती है, तो उन इरेगुलरिटी को रिमूव करने के बाद वो मैरिज जो है वैलिड हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इरेगुलर मैरिज में वायलेशन ऑफ प्रोवेटरी एंड डायरेक्टली इनकैपेसिटी का वायलेशन होता है, लाइक जैसे विटनेस का प्रेजेंट ना होना, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ क्या है, सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग कम से कम 2 मेल विटनेस या 1 मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेस का शादी के वक्त होना जरूरी है, अगर वो नहीं होती तो वो इरेगुलर मानी जाती है जब तक उसको जो प्रॉपर्टी अचीव करने के बाद उसको रेटिफाई ना कर दें। फिफ्थ वाइफ, अगर 4 से ज़्यादा वाइफ हैं तो वो जो फिफ्थ वाइफ के साथ जो मैरिज की जाती है वो इनवैलिड मानी जाती है। अगर बाई चांस को ये रेगुलर कब मानी जाएगी, अगर बाई चांस जो इसकी जो पिछली वाइफ है उसकी डेथ हो गई हो या उसको उसको उसने डिवोर्स दे दिया हो, तभी जाके जो फिफ्थ वाइफ के साथ जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी। वुमन अंडर गोइंग इद्दत, अगर किसी वुमेन से शादी की है जो इद्दत को फॉलो कर रही है, अगर उससे वो शादी करता है तो वो भी रेगुलर मानी जाती है। मैरिज विद आइडेंटिटी और फायर वर्शिपर्स, यानी कि कोई भी मुस्लिम अगर किसी ऐसी उससे शादी करता है दूसरे पर्सन से जो मूर्ति पूजा वो करने वाला है या आग की पूजा करने वाला है, तो वो भी मैरिज इरेगुलर मानी जाती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड और अनलॉफुल कंजक्शन, यानी कि जो अनलॉफुल कंजक्शन लाइक जैसे मुस्लिम्स में ये है कि 2 सिस्टर्स के साथ में शादी नहीं कर सकते जब तक कि अगर 2 सिस्टर में से एक सिस्टर की अगर डेथ ना हो गई हो या उसको डिवोर्स ना दे दिया गया हो, तब जाके वो दूसरी से शादी कर सकता है, दूसरी सिस्टर से। तो अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें जो कॉन्ट्रारी होंगी, जो अपोजिट होंगे अनलॉफुल कंजक्शन के, वो मानी जाएगी इरेगुलर मैरिज। लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरेगुलर मैरिज के क्या होता है कि इसमें 2 कंडीशन होते हैं, बिफोर कंज्यूमेशन और आफ्टर कंज्यूमेशन। अगर बिफोर कंज्यूमेशन यानी कि आपस में कंज्यूमेशन नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें क्या होता है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, उसको कोई भी इद्दत ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता वाइफ को, और वो सेपरेट हो सकते हैं इवन विदाउट डिवोर्स। जबकि जो आफ्टर कंज्यूमेशन क्या होता है कि आफ्टर कंज्यूमेशन, अगर कंज्यूमेशन हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर बाय मीन्स ऑफ डिवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो क्या होता है कि इसमें जो वाइफ है उसको इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है, जबकि इसमें इद्दत नहीं करना पड़ता बिफोर कंज्यूमेशन के। तो एंटाइटल टू गेट प्रॉपर एंड स्पेसिफाइड डावर, जो 2 टाइप की डावर होती है, स्पेसिफाइड और प्रॉपर, उसमें से जो भी कम होगी वाइफ सिर्फ उसी के लिए एंटाइटल होगी, और ड्यूरिंग जो इद्दत का पीरियड होगा उसमें मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होएगी वाइफ, और जो भी बच्चा पैदा होगा इससे वो होगा एक कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, वो लेजिमेट होगा। अब ये बात हुई, अब इसके बाद हम बात करेंगे मोटा मैरिज की। हेलो गाइस, अभी हमने बात की थी डिफरेंट मैरिज की, अब हम लास्ट हमारा टॉपिक है जो सिर्फ शिया और शिया में ही वैलिड होता है, सुन्नी में जिसकी वैलिडिटी नहीं है जिस मैरिज की,
वो है मोटा मैरिज। तो मोटा मैरिज जनरली एक टेम्परेरी टाइप की मैरिज होती है जो सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम में होती है, सुन्नी इसको रिकग्नाइज नहीं करता। तो मोटा क्या होती है, एक प्रकार की टेम्परेरी मैरिज है, यानी कि एक जो भी दो पर्सन है आपस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एक प्रकार से वो पक्का नहीं है, टेम्परेरी टाइप का है। और ये मोटा मोटा का जनरली मीनिंग क्या होता है, एन्जॉयमेंट और यूज़, यानी कि एक मनोरंजन के लिए और सिंपल यूज़ करना। मतलब ये जो म्यूटा टाइप की मैरिज थी वो क्या थी, एक जस्ट फॉर ए प्लीजर, यानी कि एक मनोरंजन के लिए हुआ करती थी कि कुछ टाइम तक आपस में हस्बैंड आप मतलब कि कुछ टाइम तक मेल और फीमेल ने अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो किसी भी टाइम छोड़ सकते थे एक दूसरे को। तो मोटा मैरिज क्या होती थी जनरली, तो सबसे पहले ये हम बात करेंगे ये मोटा मैरिज रिकॉग्नाइज किस में है। जो मोटा मैरिज है वो इतना अशरिया स्कूल ऑफ शिया, जो मोटा मैरिज है वो इतना अशरिया स्कूल ऑफ शिया में जो है उसने इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया मोटा मैरिज को। तो मोटा मैरिज सुन्नी, तो अब सुन्नी जो लॉ है वो मोटा मैरिज को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड और वाइफ के बीच जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो एक प्रकार से एक परमानेंट टाइप का होना चाहिए, ना कि टेम्पररी का जो जिसको मतलब कि कहीं पे भी बीच में भी छोड़ा नहीं जा सकता है ऐसे। तो अब इसकी कुछ शर्तें भी थी मोटा मैरिज की शिया के अकॉर्डिंग। तो जो कोई भी अगर मुस्लिम मैन है वो किसी भी रीजन के चाहे वो क्रिश्चियन हो जैविश हो तो उसके साथ मोटा मैरिज कर सकता है, जबकि वुमेन्स के लिए ये वैलिड नहीं था। वुमेन सिर्फ मुस्लिम के साथ ही मोटा मैरिज कर सकती है, किसी और के साथ वो मोटा मैरिज का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। जो प्री इस्लामिक अरेबिक एरिया था तो कुछ औरतें थी जो मतलब कि पुरुषों का एंटरटेनमेंट करती थी अपने टेंट में। तो कुछ टाइम के लिए वो उनके साथ साथ रहती थी, फिर उनको छोड़ देती थी। वो मतलब कि जो ये होता था वो दोनों तरफ से कभी भी हो सकता था। हस्बैंड भी जो मोटा मैरिज के मतलब कि उसमें आते थे, हस्बैंड मतलब एक दूसरे के साथ कंज्यूमेशन करते थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते थे, वो कभी भी एक दूसरे को छोड़ सकते थे। तो इस जो आपस में जब रिलेशन होता था उससे जो बच्चा पैदा होता था उसका सिर्फ राइट क्या होता था, सिर्फ उसकी माँ के पास होता था। तो मतलब जो माँ के पास होता था, जो फादर है उसका कोई राइट नहीं होता था, यानी कि जो दो मेल और फीमेल रिलेशनशिप में आ रहे हैं एक दूसरे से मतलब उनकी कोई राइट और ड्यूटी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस किए गए। इसको क्या किया गया, ये पूरा से पहले एक टेम्परेरी मैरिज होती थी, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता था। तो बाद में कुछ चेंज, जो मोटा जो मैरिज है वो इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें क्या करेंगे एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया। टाइम पीरियड क्या कर दिया गया, फिक्स्ड। तो टाइम पीरियड को जिसको फिक्स कर दिया गया, इसके अलावा इसमें कोई वो नहीं था कि डावर का या सिस्टम जो कुछ भी नहीं था वो इससे पहले। तो एक डावर भी इसके अंदर फिक्स कर दी गई। तो ये तो हुआ ओरिजिन कैसे हुआ। अब जो है मोटा मैरिज के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या चीज़ें जरूरी चाहिए। फर्स्ट है पीरियड मस्ट बी फिक्स्ड। जो मोटा मैरिज है अब इसमें ये क्या है कि जो टाइम पीरियड होता है शादी का, मतलब कितने टाइम पीरियड तक ये शादी रहेगी उसको फिक्स होना चाहिए। ये टाइम पीरियड चाहे एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक वीक के लिए भी हो सकता है, या एक साल के लिए या 2 साल के लिए। अगर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा तो अगर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा तो उस मैरिज को परमानेंट परमानेंट मैरिज मान लिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट है डावर शुड बी स्पेसिफाइड। एंड जब शादी हो रही होती है मोटा मैरिज की तो डावर भी एक जो है जरूरी उसको स्पेसिफाइड किया गया हो, यानी कि लाइक 10 ड्राम 20 ड्राम जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो एक प्रकार से फिक्स होनी चाहिए। अगर डावर को वो फिक्स नहीं किया जाता है एट ए टाइम ऑफ मैरिज, म्यूटा मैरिज के टाइम पे अगर डावर फिक्स नहीं की गई है तो वो मैरिज वॉइड मानी जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है रूल ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स, यानी कि मुस्लिम्स को 4 मैरिज करने का
अधिकार है, लेकिन म्यूटा मैरिज में ऐसा कोई नहीं है। म्यूटा मैरिज अगर वो शिया मुस्लिम म्यूटा मैरिज करते हैं तो उसमें वो कितनी भी वाइफ्स हो सकती हैं, कुछ फिक्स नंबर नहीं होगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि इसमें एक तरफ से ऑफर, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। और जो भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दो मेल और एक में, जो भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं मेल और फीमेल मस्ट भी उनकी पॉवर्टी की एज हो चुकी हो और दोनों तरफ फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई तो मतलब किसी से ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती या फ्रॉड तरीके से कंसेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, मस्ट बी एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। लाइक जैसे हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, कुछ भी अपने मदर सिस्टर जो उनके रिलेशनशिप में आते हैं, जो ब्लड रिलेशन हो गया या प्रोबेट रिलेशनशिप या एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उनके अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशनशिप है तो उनमें भी वो म्यूटा मैरिज में एंट्री नहीं कर सकते। अब हम इसके आगे बात करेंगे इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की। अब हम बात करेंगे जो म्यूटा मैरिज है उसके लीगल फैक्ट्स क्या होते हैं, कि उसके कानूनी प्रभाव क्या पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोहैबिशन इज लॉफुल, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसको लॉफुल माना गया है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बच्चे पैदा होंगे आफ्टर कोहैबिशन, उसको भी एक वो एक प्रकार से लॉफुल, एक लीगल तौर से उसको वैलिड माने जाएंगे बच्चे। और जो भी बच्चों का जो है प्रॉपर्टी का या हर चीज़ का राइट होगा बहुत पेरेंट्स पे, मतलब बहुत जो माता पिता दोनों की प्रॉपर्टी पे दोनों उन बच्चों का पूरा राइट होगा। और वाइफ एंटाइटल्ड टू गेट फुल डावर इफ हस्बैंड लीव्स द वाइफ बिफोर द टर्म, यानी कि मोटा टाइप की मैरिज आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप की मैरिज होती है। मान लो कि अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर जो हस्बैंड है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने से पहले ही अगर लीव कर जाता है तो वाइफ है वो फुल डावर के लिए उसको, जो वाइफ है जो एंटाइटल होती है फुल डावर के लिए, मतलब जितनी डावर स्पेसिफाइड की गई हो। ये नहीं है कि हस्बैंड पहले छोड़ के चला गया है तो वो जो शादी के टाइम में डावर फिक्स की गई थी वो उसको काट देगा या कम कर देगा, ऐसा नहीं है अगर हस्बैंड पहले लीव करता है। अगर वाइफ की बात करें, अगर वाइफ पहले छोड़ देती है स्पेसिफिक जो एक टर्म फिक्स की गई है शादी की, अगर उससे पहले वो छोड़ देती है हस्बैंड को, तो हस्बैंड जो है जितना पीरियड उसने कम दिया है अपने हस्बैंड को वाइफ ने, तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट डिडक्ट कर सकता है डावर की। तो लास्ट उसके बाद है देयर इज नो डिवोर्स इन मोटा मैरिज, जो मोटा मैरिज है उसमें डिवोर्स नहीं हो सकता। जो भी अगर मोटा मैरिज में जो शादी है सिर्फ 3 तरीके से ही डिसॉल्व हो सकती है। फर्स्ट है बाय डेथ ऑफ एनी पार्टी, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से अगर किसी एक की भी डेथ हो, किसी एक की भी डेथ हो गई है तो वो जो है शादी म्यूटा मैरिज में है वो टूट जाती है। सेकंड है कंप्लीशन ऑफ टर्म, मतलब कि जो फिक्स की गई है टर्म कंप्लीशन के लिए, मतलब चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो या 3 साल हो, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो वो म्यूटा मैरिज क्या हो जाती है, वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। और तीसरा है जो अगर हस्बैंड है या वाइफ है जो लीव कर देती हैं, जो हस्बैंड या वाइफ या हस्बैंड छोड़ देती है, जो टर्म जो कंप्लीट हो जाता है उससे पहले ही अगर छोड़ देती है तब भी वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अगर अब हम बात करें इद्दत की, तो मोटा मैरिज में इद्दत का क्या रहता है। सबसे पहले जो है इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है वाइफ को ऑन द डेथ ऑफ, और चाहे डिवोर्स हो जाए या डेथ हो जाए हस्बैंड की, तो इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है मुस्लिम महिलाओं को। तो इद्दत में क्या होता है कि अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मोटा मैरिज है उसके अंदर अगर कंजुमेशन हुआ है, अगर शारीरिक संबंध बने हैं या नहीं बने, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे अगर शारीरिक संबंध नहीं बने मोटा मैरिज में हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो जो लेडीज है उसको इद्दत ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर अगर वो डेथ से अगर डिसॉल्व होती है मैरिज, तो जो औरत है या वुमेन है उसको 4 महीने और 10 दिन के लिए इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये था म्यूटा मैरिज में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के डिफरेंट टॉपिक, डावर, तलाक वगैरह। तो ऐसी ही नॉलेज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिसका नाम है लॉ विद ललित।